तैमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सऊदी अरब की बात चल रही थी। अभी FII फोरम में वज़ीर आज़म होकर आए वहाँ पर, और ये दूसरा दौरा था और काफ़ी क़ुर्बतें बढ़ी हैं। तो और आप लोगों ने तो पिछले दिनों सऊदी अरब के इतने करीब आए कि हज का कोटा भी बढ़वाते चले गए आप। तो क्या हज के दौरान जो हमारे ज़ायरीन हैं उनके लिए और सहूलतें भी आप ले सकते हैं कम खर्चे के ऊपर? हाँ, सहूलतें लोग कहते हैं कि हज के जो है वो बढ़ता जा रहा है। नहीं, हज का बढ़ नहीं रहा है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। अब सऊदी सरकार का अगर कोई टैक्स है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। अब जैसे GST 18% थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके 5% करा लिया। पिछली बार जो है वो जो जहाँ पर रिहाइश का वो था वो भी हमने 100 रियाल कम करवाया। और हमारी कोशिश रहती है कि जो हज पर जो लोग जा रहे हैं उनको कम से कम खर्च में उनका कम से कम अखराजात हों उनके, और वो उस पर हज पूरा कर सकें। उसके अलावा हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो हमने बहुत बड़े तादाद में एम्बुलेंसेज, बहुत बड़े तादाद में जो है वो हॉस्पिटल्स मक्के में भी, मदीने में भी, और अलग अलग जगहों पे हमने किया। उसके साथ उनको हमने फैसिलिटी दी है कि वो मोबाइल पे उनको इन्फॉर्मेशन वो चाहेंगे तो जो हमारा मेडिकल सेंटर है उससे वो जोड़ दिया है उनको, कि कोई भी उनको ये नहीं है कि डॉक्टर के पास आना ही है उन्हें हर चीज़। अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी बीमारी है और उनके पास उसका प्रिस्क्रिप्शन पहले से है तो वो एक बार शेयर कर दें और उनको इमीडिएट उसकी मदद मिल जाएगी। ये कई और ऐसी हम लोगों ने चीज़ें की हैं, और कोशिश ये है कि कम से कम खर्च में और अच्छी से अच्छी सुविधा वहाँ पर भी मिल सके और यहाँ पर मिल सके। आपने 370 की बात कही, वाकई मतलब मुल्क भर में मुसलमानों ने उसका साथ दिया और मुसलमानों के सभी हिंदुस्तानियों ने उसका साथ दिया। अशरफ मदनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात निकल के ये आई कि जो सियासी लीडरान हैं उनको कब तक जो है बंद रखा जाएगा, और ये है कि वहाँ के अवाम जो है 70 लाख जो अवाम, कौन मदनी? अरशद मदनी साहब। अच्छा, हाँ। तो ये जो 70 लाख अवाम है वो उनको कब ये जो है इस मुसीबत से निजात मिलती है ताकि वहाँ पर जिंदगी जो है बहुत आराम से, और ये कुछ जिलों में ही देखो, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबत के बायस थे उन्हें कुछ दिन मुसीबत झेलने दीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने कुछ सवाल भेजे हैं, मैं वो आपसे लेना चाहता हूं कि ये हमारे मुंबई के जो रिपोर्टर हैं मोहिद्दीन, वो पूछ रहे हैं कि नए पार्लियामानी सेशन में हुकूमत का हदफ यकसा सिविल कोड होगा और उस पर क्या आगे बढ़ेंगे, किस तरह बढ़ेंगे? देखिए, कॉमन सिविल कोड, पहली बात तो एक बात समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो स्टेट है यानी सरकार जो है उसे कॉमन सिविल कोड के लिए आम सहमति, कंसेंसस बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन अभी इस सिलसिले में न किसी लेवल पे हमारी बातचीत हुई है सरकार की और न इसमें कोई सोचा गया है। आसाम हुकूमत ने जिस तरह आबादी को लेकर किया, दो जिनके बच्चे होंगे उनको ही सरकारी नौकरी मिलेगी, या इस किस्म का कुछ आगे? नहीं, उन्होंने क्या कहा है क्या कि मुसलमानों के अगर 2 बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी मिलेंगे, हिंदुओं की 2 बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी? जिनके मतलब कि जो भी वहां पर शहरी है, जो भी वहां पर जो आसाम का रहने वाला है उनके लिए कहा होगा। मुझे मालूम नहीं है उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला है कि नहीं निकाला है, लेकिन मुझे लोगों ने पूछा था, मैंने कहा भैया अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश करती है तो इसमें किसी को क्या है? आबादी का मजहब से कुछ लेना देना कहाँ से उसमें मजहब आ जाता है? और दूसरी चीज ये कि ये सबके लिए जब कर रहे हैं, हाँ ये हम भी उसकी मुखालफत करते हैं। अगर वो कहते जी अगर जो है वो 2 बच्चे मुसलमानों के 2 बच्चे ज्यादा हुए तो नौकरी नहीं देंगे, उन्होंने तो सबके लिए कहा है एक चीज। दूसरी चीज ये कि मुसलमान या जो मुस्लिम लीडर जब बोलते हैं ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसको लेके। ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान ही आबादी बढ़ा रहे हैं, जबकि जो पिछला अगर आप 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो डिक्लाइन की है आबादी। 2011 के सेंसस में घटी है। तो ये अवेयरनेस पैदा हुई, नहीं 19 की बात कर रहा हूं मैं, 2011 से 19 के बीच में भी जो आई है उसमें भी घटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों में अवेयरनेस है, लोग जानते हैं कि उनकी जो है वो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। 2 बच्चे जिसे हम अच्छी तरह से पढ़ाई भी करा सकते हैं, अच्छी तरह से उसके जो उसका फ्यूचर है वो हम महफूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत आपने मतलब 1 दर्जन बच्चे पैदा किए हुए हैं तो वो दिक्कतें उनको भी आती हैं, तो वो सब इस बात को लोग महसूस करते हैं। सही बात है। और ये रऊफ है हमारे बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि बहुत से कर्नाटक में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी 2018 की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं। उसमें
शायद सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई डाटा वगैरह नहीं पहुंचा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो कर्नाटक की सरकार है वो खुद भी स्कॉलरशिप देती है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि हमसे आप डाटा शेयर करिए। हमारा स्कॉलरशिप पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वो कहते हैं कि जी हमें डाटा आप शेयर कर दीजिए। हमने एक टाइम उनको इस बार अलाउ किया है, एक बार हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगली बार हमने कहा है कि आप एक कॉमन जो है प्लेटफॉर्म पे आइए, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइए, ताकि जो नेशनल स्कॉलरशिप डाटा, कई स्टेट भी स्कॉलरशिप दे रही हैं, जैसे पश्चिम बंगाल दे रही है, लेकिन वो कॉमन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो उसे पता है कि इस बच्चे ने स्कॉलरशिप सेंटर से ले रखी है, ये इस बच्ची ने जो है वो स्टेट से ले रखी है, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होता। डुप्लीकेशन नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा, तो वहां तो आप ही की हुकूमत है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या परेशानी है? हम ये पहले की बात चल रही है, पहले की बात चल रही, किसी की हुकूमत हो, ये इशू हुकूमत का नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। और टेक्निकल इशू है ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को स्कॉलरशिप मिले, उसके लिए डुप्लीकेशन और लीकेज दोनों कंट्रोल होना चाहिए, और ये नेशनल स्कॉलरशिप डाटा पोर्टल ने इस चीज को कंट्रोल किया है। ये रांची के हमारे रिपोर्टर हैं नौशाद, भी पूछे हुजूमी तशद्दुद को लेकर बीजेपी की जानिब से क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की हुकूमतें वगैरह हैं उनमें तो इस तरह का कानून आ गया है, लेकिन वहां से नहीं आ पा रहा है, खासतौर से झारखंड में। अभी कानून की कमी है क्या? मतलब इस तरह के जो हीनियस क्राइम होते हैं, उस क्राइम के लिए सफिशिएंट कानून बने हुए हैं। अब एक कानून और आप जोड़ दीजिएगा उसमें, तो क्या मतलब है? आप किसी को अलाउ कर सकते हैं क्या कि आप सड़क पर के खड़े होकर के और किसी को मारिए? तो ये कोई कम्युनल इशू नहीं है, ये प्योरली क्रिमिनल इशू। और क्रिमिनल इशू जो है तो उसमें तमाम ऐसे जो है जो कानूनी प्रोविजंस हैं वो मौजूद हैं, जिसके जरिए जो है वो हरियाणा की सरकार ने पिछली बार कार्रवाई की, यूपी की सरकार ने पिछली बार कार्रवाई की, ये राजस्थान की सरकार ने की, जिसमें 6 महीने तो चार्जशीट में उनके ऊपर ही केस कर दिया, कोर्ट में उनको, हाँ वो जो हुआ वो गलत था। लेकिन जो उसके बाद जो है वो आप ये एक देखेंगे उसमें कि उसके बाद क्या हुआ कि फौरन जो है उन लोगों की अरेस्ट भी हुई और 6 महीने तक बेल नहीं हुई है, तो कार्रवाई हुई है उसमें। मगरबी बंगाल का शबाना हमारी वहाँ की रिपोर्टर है, वो पूछ रही थी कि मुसलमान वहाँ पे काफी तादाद में है, कम से कम 27-30% के करीब उनके वोटर हैं वहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो सियासत है, क्या मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए, बीजेपी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, और कभी भी बीजेपी ये सोच भी नहीं सकती कि किसी भी कम्युनिटी को हम अलग करके, अलग थलग करके हम जो है वो सियासत करें। इसलिए हम जो है वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। वहाँ के सदर के जो इस तरह के बयानात आते हैं कि गाय के दूध में सोना होता है और इस तरह की चीजें जो होती हैं, या कुत्ते का गोश्त खा लो, अगर जो दिक्कत है कि हर पार्टी में बीजेपी जो है वो 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की पार्टी है, हमारे हजारों एमएलए हैं, एमपी हैं, और अलग अलग तरह के सुल्तान वाले लोग भी हैं, कई बेसुरी बातें भी होती हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं। इसकी हमें लगता है कि जो लोग बीजेपी को कसौटी पर कसते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं, अमित शाह साहब क्या कहते हैं, या बीजेपी के जो अथराइज लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो देखें। अब वो तो बार बार उनको कहा जाता है ऐसे लोगों को कि भैया ये तुम अपनी जबान पे लगाम रखो, अपनी तुम जो है वो नई नई थ्योरी बंद करो, इससे मुल्क का भला भी नहीं है, तुम्हारा ही भला नहीं है। लेकिन अब कुछ लोगों की बीमारी हो गई है तो क्या करेंगे, माउथ कैंसर। चलिए, बस आखिर में ये अगला हफ्ता जो है कई फैसले लेकर आएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें एक अहम तरीन फैसला भी है। तो एक आप काबीना वजीर भी हैं और एक अहम वजीर हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत में, तो आप क्या एक यकीन दिलाना चाहते हैं मुल्क के अवाम को? देखिए, पहली बात ये कि इस मुल्क ने बड़े बड़े फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसलों के बाद हमेशा जो है वो उसको एक्सेप्ट भी किया है, और एक्सेप्ट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका सम्मान भी किया है, उसका एहतराम भी किया है। जो भी फैसला अयोध्या के मामले में आता है उसको सभी समाज के हिस्सों को और सभी समाज के लोगों को उसका एहतराम करना चाहिए, और इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उनकी हार हुई या उनकी जीत हुई। कुछ ताकतें ऐसी ज़रूर हैं, चाहे वो ओपन सड़कों पे हो और चाहे सोशल मीडिया पे हो, वो इस तरह का माहौल
बहुत खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कल की मीटिंग में भी बहुत से लोगों ने इस बात को बताया कि साहब सोशल मीडिया पे बहुत गलत तरीके से सोशल मीडिया कंट्रोल किया जाएगा सर? बिल्कुल करना पड़ेगा। ऐसी चीजें जो कि समाज को में बिखराव और टकराव पैदा करने की कोशिश करें तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो इसलिए जो है वो हमें, मैंने जैसा भी कहा कि जीत का जुनूनी जश्न नहीं होना चाहिए और हार का हाहाकारी हंगामा नहीं, और इसको जीत और हार के तौर से देखना भी नहीं चाहिए। और मुल्क के हक में जो कुछ भी है, जो भी है मान के चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खास मुलाकात में आपसे बात थैंक यू।